सिक्स स्टूडेंट, ये इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले कि वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको इन वीडियो में कोई परेशानी आ रही है, समझने में दिक्कत है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ। पेड़ की बात, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीने दर महीने बीतता गया। सदियों के बाद बसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा और अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं है। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सो मत रहो, ऊपर उठ आओ। सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। दरक मतलब टूट गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकल आया। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर, यानी कि उसे छेद कर ऊपर आ गया। भेद कर मतलब तोड़ के दीवार ऊपर आ गया। ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते हुए देखा? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया देख रहा हो। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम है जड़, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना, ये दो भाग मिलते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधे को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में एक पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ ने गमले को औंधा लटकाया रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटक रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता है कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी सब पत्तियां, डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई हो तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई हो। तुमने कई बार सदियों में मूली काट कर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे। कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे पौधों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे भी तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजार नल हैं। इसलिए सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के ऊपर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वासन ग्रहण करते हैं तब प्रश्वासन के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, जिसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो जाते। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ों के पत्ते जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं, और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर यह बच नहीं सकते। पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में
पौधा रखे तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। कहाँ बढ़ रही हैं? प्रकाश की ओर। अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेत हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर रहती हैं। अब तो समझ गए कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरणों का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें अबाध ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होते हैं वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डाकर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वहन करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, देखो यहाँ से देखना क्या बोला है, निर्वहन मतलब करना, मतलब जीने का तरीका। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित यानी कि समाया हुआ है वह इसी तरह जंतुओं के प्रवेश यानी कि एंट्री करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित रहते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के व्यग्र होती है। व्यग्र मतलब उतावले या मतलब अपना बच्चा छोड़ने की इच्छा रखते हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित मतलब घिरा हुआ होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज़ और क्या है, जरा सोचिए तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किसी तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस मणि की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचारों से माँ की ममता की वह मणि संतान पैसे है। स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो मिट्टी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होगी। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित यानी कि खुश नहीं होते होंगे। खुशी के इस मौके पर हम अपने परिजनों यानी कि माता पिता को निमंत्रित करते हैं, न्योता देते हैं। उसी तरह फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधुत्व को बुलाते हैं। स्नेह शिक्त वाणी से पुकारते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान ना सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रहे हैं या रंगीन पंखुड़ियाँ दूर दूर देख सकोगे। मधुमक्खी व तितलियों के साथ वृक्षों की चिरकालिक घनिष्ठता यानी कि कभी न खत्म होने वाली घनिष्ठता मतलब घनापन। वे दल बल सहित फूल देखते आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकलते। कुछ पतंगे का मतलब क्या होता है, छोटे जीव जंतु। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देता है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय यानी कि इकट्ठा करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितलियां बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का उपकार होता है। तुम लोगों ने फूलों में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियाँ एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए इसे मोह माया का लाभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था वह अब बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भाव उठाने की शक्ति क्षीण हो गई है यानी कि चली गई है, कम हो गई है। पहले हवा ब्यार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा यानी कि खेलते थे। छोटी छोटी डालियाँ ताल पे ताल नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर काँपने लगता है।
एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इसी तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। इसे लिखा है जगदीश चंद्र बसु। लेखक से परिचय देखेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधे जीव जंतु से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। वे जीव विज्ञान की भौतिकी वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान तथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे का एक निश्चित जीवन चक्र व प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्य स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है।